ऋतु की शादी को 2 दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन ऋतु अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। ऋतु को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से ऋतु कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी ऋतु को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी ऋतु 4 औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती, और तब तक घूरती जब तक कि ऋतु वहां से उठ के किचन में न चली जाती। हद तो तब हो गई जब सास ऋतु के आने जाने पे भी टोकने लगी, इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो बोलेगा। मुकुल ऋतु का पति के एक दोस्त की शादी थी और मुकुल को जाना था। ऋतु ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए, पर सास ने कहा, बहू हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। ऋतु सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती है। ऋतु को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता, सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं, पर यहाँ मैं तो क्या कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मुकुल भी अपनी माँ के सामने ऋतु के पास कम बैठता था, उससे बात भी काम करता। ऋतु जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मुकुल को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो मुकुल को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मुकुल बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। ऋतु काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। ऋतु को सब बहुत अजीब लगता था। अब मुकुल बिल्कुल भी नहीं आते थे और फोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मुकुल ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्ची भी थी उनकी, पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो ऋतु को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता मुकुल बेचारा, तू ज्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर मुकुल को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है, हो गया होगा। उद्धरण चिन्ह। ऋतु को जब पता लगा तो उसे झटका लगा, वह अंदर से टूट गई। ऋतु की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे, इसलिए ऋतु को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। ऋतु सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायके जाने पे भी रोक लग गई, वह मेरा घर नहीं था क्या? क्योंकि ऋतु 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। ऋतु के पास कोई चारा न था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के 5 साल हो गए, पर ऋतु की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों की डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे ये भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, कभी कभार ही आती थी। अगर आज ऋतु जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो ऋतु की जिंदगी ऐसी नहीं होती। ऋतु अपने पैरों पे खड़ी होती। ऋतु जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर न खड़ी हो, पर किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है। कोई उसे अपनाता नहीं है।
इसलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पे खड़ा होना भी सिखाएं। आशा करती हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे।